दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजीव कुमार फिर एक बार आपके समक्ष अनुस्वार मंच पर, और आज की हमारी मेहमान हैं सविता चड्ढा जी। सविता चड्ढा जी का एक्सपीरियंस वेरीड है, विविध प्रकार का। कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और पब्लिक एंटरप्राइजेस में काम किया, और पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। आजकल लेखन कार्य में संलग्न हैं और 47 किताबें लिख डाली। ये आश्चर्यजनक संख्या है। हम चाहेंगे कि उनका ये रचना धर्मिता उनकी कायम रहे और वो 47 की जगह 107 करें जब इसको जैसे। फिलहाल स्वागत है सविता जी, हमें बहुत बहुत आपका धन्यवाद, समय निकाला अनुस्वार मंच के लिए। हम इस चर्चा में आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में पड़ताल करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या आपसे हम सीख पाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, किसका प्रभाव प्रेरणा आपको मिली और कैसे शुरुआत? जी संजीव साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने पटल पर अनुस्वार मंच पर मुझे आमंत्रित किया, अपने पाठकों से मिलने का अवसर दिया। आपके सामने मैं हाजिर हुई अपने कुछ मन की बातें करने के लिए, आपने मुझे अवसर दिया है, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि 19 वर्ष 6 महीने में अपने पिताजी की प्रेरणा से, क्योंकि वो कहते थे कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के प्रति हमें बहुत जागरूक किया था बचपन में, और बहुत ही भगवान की कृपा रही कि 19 वर्ष 6 महीने में मैं पर्यटन मंत्रालय में अंग्रेजी का जो स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी आशुलिपिक होते थे उस समय, मैं वो पोस्ट पर तैनात हो गई थी। और ये कार्यालय हमारा उस समय रेल भवन में हुआ करता था। तो रेल भवन की 5वीं मंजिल पर खिड़की के पास ही मेरी सीट थी, और संसद भवन वहां से साफ दिखता था। संसद भवन के पेड़ पौधे, कभी पत्ते विहीन वृक्ष, कभी हरियाली। तो ऐसे ही मैंने एक बार कुछ पंक्तियां लिख दी थी, और मैं वो पंक्तियां जब लिख रही थी तो हमारे ही कमरे में आप जानते होंगे श्री राजकुमार सैनी जी, जो आलोचक कवि थे, और वो बैठा करते थे। वो हिंदी ऑफिसर हुआ करते थे हमारे पर्यटन विभाग में। तो उन्होंने जब मुझे वो देखा लिखते हुए, तो वो मेरे से कागज ले लिया। मैं डर गई कि नई नई नौकरी है और मेरा कहीं कुछ ऐसा लिखना मुझे डांट ना पड़े, लेकिन उन्होंने वो कागज लिया और बहुत खुश हुए। कहते कि ये क्या है, ये तो कविता है। तो मुझे पता नहीं था कि ये कविता होती है। आप देखिए कितने हैरान होंगे, मैंने लिखी थी कविता पर मुझे पता नहीं था ये कविता है। उन्होंने कहा, अरे सविता ये तो कविता है। उन्होंने कहा, तुम कब से लिखती हो ऐसे? मैंने कहा, ये ऐसी तो मेरे पास बहुत सारी हैं। तो अगले दिन मैंने डायरी घर से लाके मैंने उन्हें दिखाई, और उन्होंने उसमें मेरे नोट्स देखे, उन्होंने मेरी टिप्पणियां देखी, रिमार्क्स देखे। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम खाली कविताएं नहीं, तुम भविष्य में कहानियां भी लिख सकती हो। तो उन्होंने मेरा साहित्य से, मैं कह सकती हूँ, परिचय करवाया। उन्होंने मुझे बताया कि ये कविता होती है और ये कहानियां लिख सकते हो। तो मेरी मैं उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत हमेशा, कई बार मेरे से पूछा जाता है। तो जब मैं नहीं जानती थी साहित्य क्या है, साहित्यकार क्या होते हैं, हम बहुत छोटी उम्र के थे, तब उन्होंने मेजा साहित्य से परिचय करवा दिया, और मैं आज उनको याद करते हुए बहुत श्रद्धा से उनको प्रणाम कर रही हूँ। जी, इस तरह से। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि जी, आपकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई और क्या थी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कविताएं लिखना मैंने पहले प्रारंभ किया था, लेकिन मेरी जो कहानी प्रकाशित हुई वे आज का जहर थी। और ये कहानी का मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला। पहले मैंने आकाशवाणी दिल्ली पर ये 1982 में ये कहानी पढ़ी थी, आज का जहर। और उसके बाद उस समय पंकज बिष्ट इस पत्रिका, आकाशवाणी पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। उन्होंने मेरी इस कहानी को बाद में पत्रिका में भी प्रकाशित किया था। तो मैं अपनी इस कहानी को, आज का जहर जो कहानी थी, बाद में इस टाइटल से
मेरा कहानी संग्रह भी आया आज का जहर। तो इसके बाद एक और कहानी यादें शीर्षक से जनयुग में छपी थी। तो कहानी पहले मेरी प्रकाशित हुई, उसके बाद कविताएं भी बाद में प्रकाशित होती रही। लिखना कविताओं से शुरू हुआ, लेकिन कहानी भगवान की कृपा से सबसे पहले आकाशवाणी में ही मुझे मौका मिला कहानी पढ़ने का। तो मैं कह सकती हूँ कि कहानी आज का जहर मेरी पहली रचना कहानी मानी जानी चाहिए। जी जी। किस किस विधा में आपने लेखन कार्य किया है? 45 पुस्तकें हैं आपकी। जी मैं जी मैं ये कह सकती हूँ, सब मुझे ना पता नहीं ये मेरे से कैसे लिखा गया। लेकिन मेरे अभी 13 कहानी संग्रह हैं, 11 काव्य संग्रह आए हैं, 2 उपन्यास भी हैं, पत्रकारिता पर मेरी 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं, और लेख संग्रह है मेरे 8 लेख संग्रह भी प्रकाशित हैं, 3 बाल कहानी संग्रह भी प्रकाशित हैं। तो इस तरह से लेखन मेरा चलता रहा, और आप सबकी शुभकामनाओं से, ईश्वर की कृपा से, अब पता नहीं कैसे होता गया, कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि लिखना चलता रहा, और विविध विधाओं में मुझे लिखकर। तो आपसे बात हो रही थी विधाओं के बारे में, आपने जी बताया कि आपने किस विधा में कितनी कवि मतलब पुस्तकें आपके प्रकाशित हो चुके हैं। जी इतनी विधाओं में काम करने से विविधता तो आती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कोई एक विधा ऐसी होती है जो आपको सबसे प्यारी होती है। जी बिल्कुल सही कहा। तो ऐसी कौन सी विधा है जो आपका मन से, आत्मा से जो आप प्यार करते हैं? जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बहुत सारा लेखन करने के बाद भी जब मैं कविता लिखती हूँ, मुझसे कविता लिखी जाती है भगवान के आशीर्वाद से, तो मैं बहुत सुकून में रहती हूँ। मैंने कई बार कहा भी है कि कविता जो है अंतर्मन की बेटी है। चाहे वो कोई भी लिखे, चाहे वो कविता आप लिखे, मैं लिखूं, कोई भी लिखे, तो कविता जो है वो, मैं ये मानती हूँ कि कविता किसी के कहने से नहीं लिखी जा सकती, ये अंतर्मन की उपज होती है। और कविता को मैं भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ, भगवान का प्रसाद मानती हूँ। और कविता लिखना जो है, उसको लिखकर मुझे इतना अच्छा लगता है, तो मैं कह सकती हूँ कि काव्य लेखन मेरी प्रिय विधा है। बहुत सुंदर। जी चलिए, हमें अच्छा लगा कि कोई हमारी तरह कविता को होता है। जी जी मेरा तो सारा सारा काम कविता का है। जी, मुझे भी कविता लिखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कविताएं सुनना, कविताएं पढ़ना, कविताएं लिखना। तो इसी बात पे एक जी कविता हो जाए। जी जी जी। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि कविता के लिए ना बहुत मन होता है। एक कविता पढ़ती हूँ, देखिए। मैं अपनी दुनिया की बात करती हूँ, तुम अपनी दुनिया की बात बतलाओ। मेरी दुनिया में कलम है, किताबें हैं, शुभ चिंतक हैं, सच्चाई है और अच्छाई। ले मेरी दुनिया में किताबें हैं, शुभ चिंतक, सच्चाई है और अच्छाई है। धरती के सभी खूबसूरत नजारे हैं, मेरे जीवन में इनसे ही बहारें हैं। मेरा हर पल सुबह शाम इनसे ही सजती है। जिनके पास कुछ भी नहीं, वे सब मेरी दुनिया में आ जाएं। सच कहती हूँ, तमाम विश्व की धरोहर, ऊंची से ऊंची, सब धरोहर उनकी होगी। मेरी दुनिया में कलम और किताब रही। संजीव जी, मेरी दुनिया में कलम और किताब रही। मेरी दुनिया में खुशियां बेहिसाब रही। मेरी दुनिया में मैंने बेहिसाब पाया है। मेरे दिल और दिमाग में कभी बेकार फितूर नहीं आया है। मैं अपनी ही दुनिया में उड़ती हूँ, चलती हूँ, रहती हूँ। सीमित करके अपनी दुनिया को मैंने असीमित पाया है। बस इसी छोटे से मंत्र को मैंने आज तक अपनाया है, मैंने आज तक अपनाया। ये कविता ऐसे ही
सामने दिख बहुत गई है, सुंदर, बहुत तो सुंदर, मैंने कहा यही सुनाती हूँ बहुत जी। सुंदर। जी उससे आपके फोकस का पता चलता है, जी जी तो गंभीरता से आप किसी चीज पर विचार करते हो। जी तो कहानियां जब आप लिखते हैं जी तो उस पर सामाजिक परिवेश का कितना प्रभाव आपके पड़ता है, किस तरीके से अपने विषय वस्तु को आप चुनते हैं, और वो कितना सामाजिक परिवेश से ही आपके पास आती है। जी डॉक्टर संजीव जी, मतलब अधिकांशतः कहानियां तो सामाजिक परिवेश से ही मिलती हैं। मैं आपको अपनी दो कहानियों के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैं संसद मार्ग में कार्य करती थी और हम लोग अपनी कभी-कभी बहुत पहले तो डीटीसी बस में ही आया जाया करते थे। तो मैं एक बार डीटीसी की बस में बैठी थी और मेरे साथ एक लड़की, एक औरत मतलब आकर बैठी, और वो बैठते ही वो रो रही थी, काफ़ी रो रही थी, और उसके फिर उसने रुमाल निकाला, फिर वो अपना आँख-मुँह सब साफ किया। तो मुझसे रहा नहीं गया, हम लोग लेखक हैं, आप भी मानते होंगे, तो मैंने उससे पूछ लिया जिज्ञासावश, भई क्या हुआ? कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई चोट है, क्या कारण है, आप रो क्यों रही हैं? तो वो चूँकि मुझे जानती नहीं थी, उसने अपने दिल का एक ऐसा गहरा दर्द मुझे बताया, जो मेरी उस कहानी का विषय बन गया। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी को 18 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, और उसके बाद वो अपने प्रेमी से, जिससे वो प्रेम करती थी, उससे विवाह नहीं हो पाया। आज उसने उसको मिलने पर बताया है कि उसने कभी उससे सच्चा प्रेम ही नहीं किया। उसने कहा कि तुम जब मुझसे मिलने आ जाती थी, तो मुझे लगता था कि तुम और भी लड़कों से मिलती हो। अब उस लड़की का जो भ्रम ये टूटा और उसने मुझे ये बात बताई, तो आप मानेंगे संजीव जी, उस रात मैं पूरा सो नहीं पाई कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करती है और पुरुष उसके प्रेम को कैसे व्यावसायिक तौर पर ले लेता है कि ये मुझसे मिलती है तो औरों से भी मिलती होगी। तो इस पर मेरी कहानी बनी थी, टूटा हुआ भ्रम। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बताते हुए। ये कहानी भी मेरी आकाशवाणी दिल्ली से पहले प्रसारित हुई, फिर लोगों को पसंद आई। आकाशवाणी शिमला से भी ये प्रकाशित हुई, और फिर ये कहानी मतलब काफ़ी जगह पर इसको स्थान मिला। और इस तरह, और इसी तरह से एक और हमारे ही परिवार में एक वाक़या ऐसा हो गया कि शक की मौत ज़रूरी कहानी का जन्म हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि पति पत्नी पर शक करने लगा, बेटा माँ पर शक करने लगा, माँ बेटे पर शक करने लगी, और हम सब पड़ोसियों पर शक करने लगे। गली में रद्दी बेचने वाला आता, सब्जी बेचने वाला आता, उस पर भी शक हो जाता। ऐसी घटनाएं बनी कि मुझे वो कहानी लिखनी पड़ी कि शक की मौत जरूरी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो सामाजिक परिवेश से हमें जो भी दिखाई देता है और लगता है कि हम इस विषय पर कुछ अच्छा लिख सकते हैं जिससे समाज प्रकाशित हो सके, उसको कुछ लाभ हो सके, तो कहानी का ऐसे जन्म हो जाता है। मैंने आपको अपनी दो कहानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जी। आवाज सर, आवाज नहीं आ रही। ये आधारित होती हैं, वो जो पाठकों के साथ जल्दी जोड़ती हैं। जी सर जी। और मुझे ये चीज लगती है कि आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से लिखती हैं, इसलिए पाठक आपको पसंद करते हैं, और आकाशवाणी वगैरह से भी आपके कहानियों के प्रसारण हुए। आइए आगे चलते हैं। आपको अपनी कहानियों में से कौन सबसे ज्यादा प्रिय पात्र है? जी, कहानियाँ मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन एक कहानी का मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कहानी मेरी मैजिक हम कहानी। अभी फोन करेंगे तब भेजना, ठीक है ना? जी, मैजिक कहानी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये शायद 30 वर्ष पहले कादम्बिनी में प्रकाशित हुई थी कहानी, और इस कहानी पर मुझे पूरे देश विदेश से 200 से अधिक पत्र तो मुझे लिखित में मिले थे वाह। कि आपका ये और वो सारे पत्र मेरे एक पत्रों की दुनिया किताब में हैं। और उसमें सर एक पत्र ऐसा भी था जिन्होंने लिखा था कि वो इस कहानी पर नाटक मंचन करना चाहते हैं।
मैजिक कहानी का जो पात्र है। जी जी और मुझे एक फिर बाद में ये द्वार पर दस्तक एक 51 कहानियों का एक संग्रह आया था, उसमें है ये कहानी। तो मैजिक को मैंने ही पसंद नहीं किया, मैजिक को हजारों लोगों ने पसंद किया है। बहुत सही। और जी, मैं चाहती हूँ कि सब लोग वो मैजिक कहानी पढ़े, मेरी भी प्रिय कहानी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब उसका नाटक मंचन हुआ तो मैं बताना चाहती हूँ, मंडी हाउस में टॉलस्टॉय जी, मंटो जी, शेखर जी, और उन सब में शायद सबसे ऊपर मेरी कहानी का नाम था। जब वो बोर्ड लगा हुआ था, बहुत बड़ा बोर्ड, के सविता चड्ढा की मैजिक कहानी का नाटक मंचन, तो मैं जब कभी सोचती हूँ तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं मतलब मेरा में कुछ नहीं है, हम लोग जो भी हैं सब भगवान की कृपा होती है। तो उन्होंने ही मुझे ये कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसका भी एक मुझे पात्र जो था, मेरे आसपास ही था वो पात्र, उनको ही देखकर मैंने इस रचना का सृजन किया था। और इस तरह से कहानी में तो मैं मैजिक कह सकती हूँ। मैजिक कहानी का पात्र मेरा बहुत ही लोकप्रिय पात्र रहा। और अगर उपन्यास की बात करूं तो संजीव जी, मैं बताना चाहती हूँ, 18 दिन के बाद मेरा एक उपन्यास था, उसमें भीष्म पितामह जी, और वो मेरे प्रिय पात्र रहे। जी जी, 18 दिन का जो युद्ध हुआ था और फिर 56 दिन तक भीष्म पितामह जीवित रहे। जी। उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी पांडवों को श्री कृष्ण जी के माध्यम से, तो मैंने वो सब शिक्षाओं को अपने इस उपन्यास में सम्मिलित किया है। और भीष्म जी इसमें मेरे प्रिय पात्र हैं। जी अब आपसे अनुरोध है कि मैं अभी आपको एक ईमेल एड्रेस भेज दूंगा। जी इस कहानी को हमें भेजिए और उसके साथ में लिखिए कहानी की पृष्ठभूमि, कैसे ये कहानी लिखी गई, कैसे ये कहानी विचार में आए, तो हम उसे अनुसार में प्रकाशित करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, मैं भेजूंगी जी। तो सामाजिक परिवेश में जो इतनी गतिशीलता आ रही है, क्या उतनी ही गतिशीलता के साथ में संभव है कि उसे लेखन में शामिल कर लिया जाए? जी, मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कई बार लगता है कि मेरे पास बहुत समय है, इतना सब काम करने के बाद भी मैं अपना समय बचा लेती हूँ। उसमें संजीव जी मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बहुत पहले कुछ चीजें निर्धारित कर ली थी जीवन में कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगी और ये काम अवश्य करूंगी। तो मैंने काफी साल तक तो मैं शादियों में जाना मैंने बंद कर दिया था। और अगर मैं जाती थी तो केवल 5 मिनट रुकती थी और मैं वहां से आ जाती थी। तो मैंने जब तक मेरी 10 पुस्तकें नहीं प्रकाशित हो गई, मैं शादियों में ही नहीं गई। इवन मेरे भाइयों की शादियों में भी मैं केवल थोड़ी देर ही जाती थी और रात को मैं अपने घर आके अपना काम करती थी। तो मतलब हमें जीवन में इंग्लिश में जैसे डूज एंड डोंट्स होते हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर हम ये निर्धारित कर लेते हैं तो जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे ठीक है लगता है जी। जी, मैंने भी ऐसे जब कुछ तक किया आपके है। फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे आपके माइंड में, यानी डूज एंड जी डोंट्स, तब तक आप जी जो है ना इधर उधर बिखरे रहोगे। जी। ऐसे ही बस मैंने सोचा कि कभी मंचों पर पैसे के लिए कविता पाठ नहीं करूंगी, ये मैंने सोच लिया। तो क्योंकि उसमें एक कविता पढ़ने के लिए 5,000, 10,000, 20,000 तो मिल जाएंगे, लेकिन हमें 10, 12, 18 घंटे उसमें देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है समय बहुत मूल्यवान होता है, समय को बचाना चाहिए। तो मैंने ऐसे मतलब अपने लिए बनाया। जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, उनसे मुझे कोई नहीं, लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने लिए डूज एंड डोंट्स बनाए कि मैं कभी मंच पर जाकर ऐसे नहीं करूंगी। तो मैंने अपना समय बचाया संजीव जी। और समय बचाना आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। बहुत चीजें मैंने छोड़ी, बहुत त्याग किया, फिर तब मेरा ये लेखन जो था पटरी पर आया और मैं लेखन में लगी रही। वही तो मैं ये कहता हूँ सबको कि कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। तो जब तक जुनून नहीं होता ये काम नहीं हो पाता। मैं आपको जी बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं अलमारी, जी जी इस अलमारी में टोटल मिला करके 136 किताबें हैं। जी इसमें से 100 किताबें हैं साहित्य पे हैं, कविताएं हैं, और 13 प्रबंध काव्य हैं, जी 36 किताबें हमने लॉ में लिखी। जी तो मैं समझ सकता हूँ कि जब जुनून पैदा होता है तो सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लगता लिखते रहो।
जी तो वही आपके साथ में है कि आपने बहुत सारे फंक्शन त्याग कर दिए, बहुत सारे इवेंट्स आपने छोड़ दिए और आपने लेखन को प्राथमिकता देके किया। साधुवाद। थैंक यू। आजकल आप देख रही हैं कि लेखन का विस्फोट हो रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा चैनल बन गया है जिसमें हर आदमी अपनी कविता लिख के, कहानी लिख के, लोक कथा लिख करके फटाक से डालता है। लोगों के लाइक्स मिलते हैं और वो समझता है कि हम कवि हो गए। आपका क्या विचार है इस लेखन विस्फोट से? पाठकों का जुड़ाव क्यों नहीं होता? जी मुझे लगता है कि अ, कविता, जैसा कि मैंने कहा, जब कविता तो आजकल आप कह ही रहे हैं कि बहुत लिखी जा रही है। हर व्यक्ति कवि है, हर व्यक्ति लिखता है। लेकिन आप देखेंगे कि कभी-कभी कुछ कविताएं ऐसी भी आ जाती हैं जिनके भाव बड़े ही अद्भुत होते हैं, बड़े ही अनूठे और बिल्कुल भी मन को प्रभावित नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे। अब मैं आपको, संजीव जी, मैंने बाई चांस एक बार कुछ कविताएं मेरे से लिखी गई कि तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ए दिल, तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ए दिल, वो जब चाहेगा तुझको आसमान दे देगा। मैंने ये दो ही पंक्तियां लिखी थी। मुझे इतने सारे लोगों ने इतना मतलब उनको अच्छा लगा। ये एक दिन अचानक मेरे मन से अपने लिए ही मैंने लिखी थी। और एक बार मैंने ऐसे ही लिखा था कि माथा झुका के कुछ पाना, पाना नहीं होता, और सम्मान गंवा के कुछ पाना, पाना नहीं होता। यूं तो मिल सकते हैं सबको दुनिया के समुंदर, यूं तो मिल सकते हैं सबको दुनिया के समुंदर, पर समुंदर ही तो दुनिया में सब कुछ नहीं होता, पर समुंदर ही तो दुनिया में सब कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि संजीव जी, आप भी कविता लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ। कविता जब तक, हमारी कविता किसी को ये ना लगे कि वो उसकी भी है, बिल्कुल तब ठीक तक है। काव्य, पाठक का जुड़ाव तब तक नहीं होगा ना। तब तक पाठक का जुड़ाव नहीं होता। उसको लगना चाहिए कि जो मैं लिख रही हूँ वो उनके भी मन की बात है। तो मुझे लगता है हमें ऐसी रचनाएं मैंने बहुत पढ़ी हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा भी लिखा जा रहा है, और ये बहुत अच्छा अपने आप को प्रकाशित करने का, प्रसारित करने का एक अच्छा माध्यम मिल गया है हमें। हम लोग सब अपनी अपनी चीजों को दे रहे हैं, और मुझे लगता है ये भी सोशल मीडिया का ही है कि आपको भी, जो मेरे साथ आज मैं और हम आप जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, और आपके माध्यम से मेरा जो लेखन है, मेरी बातचीत है, ये सब तक पहुंचेगी। तो सोशल मीडिया को मैं बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, और वहां पर जो लिख रहे हैं उनको बस यही कहूंगी कि उसको सस्ता मनोरंजन का साधन ना बनाए साहित्य को। श्रेष्ठ गंगा के समान, श्रेष्ठ गंगा में स्नान करने जैसा होता है, वैसे ही लेखन होना चाहिए। तो थोड़ा उसमें मतलब घटिया स्तर का मनोरंजन ना हो, तो मेरे विचार में वो ज्यादा अच्छा है। हमें सार्थक लेखन करना चाहिए, समाज प्रकाशित हो, हमारा अंतर मन प्रसन्न हो, दूसरा पढ़ने वाला प्रसन्न हो, और समाज में अच्छी सुगंध जाए। हमें पढ़कर कोई ये ना कहे कि अरे ये क्या लिख दिया। तो मुझे लगता है कि हर एक रचना ऐसी हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। जी। व्यंग पर आपने नहीं लिखा कुछ भी? आजकल व्यंग बड़ा ज्यादा लिखा जा रहा है। जी लिखा जा रहा है, पर पता नहीं क्यों मैं कभी ना संजीव जी, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे पूरे जीवन में। देखिए, मैं आपके सामने कह रही हूँ तो कोई मुझे कह दे कि हाँ मैंने कहे हैं। मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा, कभी किसी की आलोचना नहीं की, कभी किसी को मुझे बुरा लगा ही नहीं। मुझे लगता है अगर वो बुरा है तो वो उसको ईश्वर देखेगा, उसको ईश्वर अपने आप निपटेगा। मैं अपने मुंह से किसी को क्यों कुछ कहूँ। तो व्यंग में मुझे लगता है ये सब करना पड़ता है, ये सब लिखना पड़ता है, ये सब की जरूरत भी पड़ती है। तो पता नहीं, शायद यही मेरे मन की अवस्था है कि मैं कभी व्यंग नहीं लिख पाई। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकती जीवन में, किसी को बुरा नहीं कह सकती। मुझे लगता है कि वो और लोग हैं, वो करें, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं नहीं लिख पाई कभी। मैं बहुत माफी चाहती हूँ अगर कभी ऐसा कुछ हुआ, मुझे लगा सचमुच के मुझे कुछ कहना चाहिए, तब शायद लिखा जाए।
साहित्य में तो आप एक तरीके से पूरी आकंठ डूबी हुई हैं, लेकिन साहित्य के अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? जी, मुझे अच्छे लोगों को सुनना बहुत पसंद है, अच्छे लोगों को मिलना बहुत पसंद है। अच्छे में मेरा मतलब है जो अच्छे विचारों के लोग हों। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बहुत बड़े पद पर है या वो है। अच्छे विचार वाला व्यक्ति हो, विचारशील व्यक्ति हो, जिससे मिलकर मुझे सुकून की नींद आ सके, मेरे मन में कोई खलल ना हो कि मैं इससे क्यों मिली। अच्छे लोगों से मिलना मेरी पहली मतलब मुझे पसंद है। मुझे कहीं अगर लगे कि कोई व्यक्ति वहाँ आ रहे हो तो और मेरी पसंद के हैं तो मैं सुनती हूँ उन्हें ज़रूर। संगीत मुझे बहुत प्रिय है। संजीव जी, जब मैं बहुत थक जाती हूँ काम कर के, तो मैं कोई संगीत सुनती हूँ, तो मैं इतनी मतलब प्रोत्साहित हो जाती हूँ कि 5 मिनट में जैसे मेरी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है याद हो जाते हैं। और मैं फिर से अपने लेखन में जुड़ जाती हूँ। तो मेरे मन को बहुत तसल्ली देता है संगीत। उसमें पंजाबी के जो हैं आजकल पंजाबी के बहुत सॉन्ग आते हैं, गज़लें हैं और आजकल का जो अच्छा म्यूज़िक है, शास्त्रीय संगीत भी इवन, तो मुझे वो सब संगीत सुनना। अब बस ज़्यादा हॉबीज़ नहीं है, बस इन्हीं 2-3 से मेरा गुज़ारा हो रहा है। नहीं, ठीक है। तो अब वो अपने अनुभव के आधार पर लेखकों को आप क्या सुझाव या संदेश देना चाहेंगे? संजीव जी, वैसे तो आजकल के लेखक किसी को मैं कोई संदेश नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लिखते हैं उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, वही डूज एंड डोंट्स वाला। मुझे फिर राजकुमार सैनी जी को याद करना पड़ा है। उन्होंने जब मैंने लिखना शुरू किया तो संजीव जी उन्होंने मुझे कहा कि जीवन में हम कुछ काम जैसे अपने घर में रहते हुए भी कुछ काम छिप कर करते हैं, वैसे ही हमें लेखन में भी कुछ चीजों को छिपाव दुराव रखना चाहिए। तो मैं इस बात को हमेशा मैंने ध्यान में रखा है। मैंने अपने किसी भी लेखन में अश्लीलता नहीं आने दी। शब्दों का चयन अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से मैंने ठीक से किया है। और जैसा कि मैंने अभी कहा भी कि मैं जैसे गंगा में स्नान करते समय हमें पूर्ण शुद्धि रखनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें लेखन में भी शुद्ध अपना साहित्य, भाषा, शैली और उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। शीघ्र प्रसिद्धि पाने के लिए निम्न स्तर पर जाने को मैं हमेशा उससे मैं इनकार करती हूँ। मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो समाज तक आपकी पहुंच एक ना एक दिन अवश्य होगी। आप जल्दबाजी मत करें, छलांग मत लगाएं, धीरे-धीरे चलें। तो मुझे लगता है मंजिल तक तो पहुंचना ही है। जब आप चल पड़े हैं तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। तो बस ठीक है, मैं यही भटकाव नहीं होना चाहिए, अपना सीधे रास्ते चलते रहे हम, जी तो कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाएगी। जी तो पाठकों की जुड़ाव बढ़ाने के लिए या पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए लेखक और प्रकाशक दोनों को मिलकर के किस प्रकार काम करना चाहिए आपके दृष्टिकोण? जी, मैं ये मानती हूँ कि एक तो पुस्तकों का मूल्य जैसे थोड़ा कम रख सकते हैं। बहुत मैंने कई बार कुछ किताबें देखी हैं जो बड़े हल्के कागज में होती हैं, बहुत मोटी-मोटी किताबें होती हैं लेकिन उनका मूल्य काफी कम होता है। तो मुझे लगता है हमें ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए। और मेरे मन में एक संजीव जी, क्योंकि आप तो खुद प्रकाशन के बहुत बड़े उससे जुड़े हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ साहित्यकार हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर मेरे क्षेत्र में आप अपनी किताबें लेकर कभी बुक फेयर जैसा बुक फेयर तो दिल्ली में एक ही लगता है। अब हर इलाके में बुक फेयर लगाया जाए और वहाँ पर पढ़ने लिखने वालों को, बच्चों को सबको आमंत्रित किया जाए। अपनी पुस्तकें उनको दी जाए, मंच पर से बाकायदा पुस्तकों के बारे में बताया जाए। तो मुझे लगता है इस तरह से पुस्तकों के बारे में जागरूकता तो है ही, हाँ, उसमें बिक्री भी हो सकती है, लोगों तक पहुँच भी हो सकती है। ऐसे मेरे मन में देखिए अभी-अभी एक विचार आया है। नहीं, अच्छा अगर विचार ऐसा है। अगर अच्छा ऐसा विचार, हो सके तो अच्छा है। बिल्कुल मैं ठीक तो है। आप कभी मेरे इसमें ही आना चाहें तो मैं तो अपनी गली में एक अरेंजमेंट कर दूं कि पूरे खूब सारे टेबल्स लगवा दूं, उसपे बहुत किताबें
और अपने आसपास के जो भी 500, 1000, 2000 लोग हैं वो आए, किताबें देखें। तो मुझे लगता है कि हम कई बार, देखिए मैं आपको, एक महिला होने के नाते हम साड़ियां, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, साड़ी की दुकान पे चले जाते हैं और देखते हैं तो खरीद ही लेते हैं, लगता है कि अभी नहीं तो फिर कभी काम आएगी। आपके इस सुझाव पर मैं व्यवहारिक रूप से विचार करूंगा और यदि संभव हुआ तो इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सुझाव के लिए। बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत, मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं आपको बहुत वर्षों से, मैं आपका नाम जानती थी, आपको सुना था, पढ़ा था, लेकिन आपके साथ आज मेरी बातचीत हुई है, आपने मुझे अनुस्वार पे मौका दिया आने का, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। नहीं, हम लोग सब एक फैमिली हैं और मैं कहीं ऊंच नीच या सब नहीं मानता और एक फैमिली के तरीके से सबसे व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ लोग गलत व्यवहार करते हैं तो फिर उनको अलग करना पड़ता है। लेकिन मैं तो मूल रूप से एक लेखक हूँ, एक साहित्यकार हूँ। प्रकाशक तो मैं बाई एक्सीडेंट बन गया। तो बस हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से योगदान कर सकते हैं जो करें, नए लोगों को आगे आने का मैं मौका देता हूँ, साक्षात्कार के द्वारा या अन्य प्रकार से मैं उनको जो भी योगदान दे सकता हूँ वो कोशिश करता हूँ। तो आज की सभा के लिए, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं और कामना करते हैं कि इस प्रकार की बैठकें होती रहें कि आपस में विचार विमर्श भी हो सके। सर, मैं भी बहुत शुभकामनाएं आपको देती हूँ। आप इसी प्रकार सक्रियता से समाज को प्रकाशित करते रहें, आपकी पुस्तकें समाज तक पहुंचती रहे, पूरे विश्व में फैले, और आप सदैव स्वस्थ रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं बड़ी हूँ तो मैं आशीर्वाद भी कह सकती हूँ। बहुत बिल्कुल, बड़े शुभकामनाएं हैं तो आपके लिए, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।